चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी ज़रा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, तो ज़रा कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल कीवर्ड की तरह रखिएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि जैसे ही हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा, तो जब भी कोई नंबर जो है, फ्रैक्शन जो है हमारे पास पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है डिवाइड करने पर, तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। जब कभी भी कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सपेंशन मिलता है वो रिपीटिंग होता है, तब भी हम उसको किसके अंडर रखते हैं, रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर्स के अंडर की कैटेगरी में। लेकिन यदि अगर जब भी कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलता है, तब वो किसके अंडर रखा जाता है, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पर भी यही डिफाइन किया गया है। इन अदर वर्ड्स, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है जैसे √2 एंड पाई। √2 और पाई दोनों ही हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि जब इनका एक्सपेंशन किया जाए तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलती है जो ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। यहाँ पर एक और हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें समझना चाहिए। हम पाई की वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं, 22/7, लेकिन पाई जो है वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर। बट 22/7 जो है वो क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर। जब यदि अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाकर स्टडी करें, तब हमें जाकर क्या मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। चलिए ये मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसके बारे में स्टडी कीजिएगा और पता कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है और 22/7 जिसकी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं पाई एज अ 22/7 वो एक क्या है, रैशनल नंबर है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखते हैं यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है और कैसे उसको एवेल्युएट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3। अब हमें यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि अगर हम 1/7 को डेसिमल फॉर्म में कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, 1 को जैसे हम डिवाइड करें 7 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो ये 10, 7 1 7, यहाँ पर कितना बचा 3, 0 लगाने पर 7 4 28, कितना बचा हमारे पास 2, अगेन 0 लगाया 7 2 14, कितना बचेगा 6, यहाँ पर 0 लगाया 7 8 कितना होगा 56, यहाँ पर कितना बचा 4, है ना। यहाँ पर फिर से 0 लगा लिया हमने तो 7 5 35, कितना बचा 5, यहाँ पर फिर से 0 लगा लिया 7 7 49। अब हमें क्या मिलने लगा 1, जो वापस से यहाँ से अब वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या होगा 142857, और ये कंटिन्यूशन में बार बार आता जाएगा। इसी तरीके से जब हम 1 को डिवाइड करें 3 से, तो पॉइंट लगाने पर यहाँ पर हो जाएगा 10 3 3 9, फिर से 1 बचा, फिर 10, तो ये इस तरीके से हमें मिलता जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें 1/7 की वैल्यू कितनी मिली 0.142857 बार, एंड 1/3 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें कितने मिली 0.3 बार। ठीक है, तो इनके बीच में एक इरेशनल नंबर हमें निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास 0.14 और ये क्या है हमारे पास 0.3। तो इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं 0.201, देन 001, देन 0001, देन 00001, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तब आप लोग यहाँ पर देखें कि 0.1 और 0.3 के बीच में हमने क्या नंबर ले लिया 0.2, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही
रिपीट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये। और आप लोग हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनके बीच में दो इरेशनल नंबर्स निकालने, 1/7 और 2/7 के बीच में। तो अभी अभी हमने देखा कि 1/7 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 0.14285 यही वैल्यू थी हमारे पास। इसी तरीके से यदि अगर हम 2/7 की भी वैल्यू निकालना चाहें तो आसान है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 2/7 का मतलब क्या है, 2 इंटू 1/7, और इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 0.14285। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ से यदि अगर हम इसको कंसीडर करें 2 इंटू 1/7, तो ये कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर 2 7 14 कैरी 1, 2 5 10, 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 16, 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8 और 2 2 2 1 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 285714। इसके ऊपर भी क्या लगेगा हमारे पास, बार। अब आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए इस बात को बहुत अच्छे से कि 0.14 और 0.28 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, दो रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0.15 015 0015 00015। इस तरीके से आप लोग इसे लिख लें। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर हम क्या लिख सकते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पर 0.16 0.16 0016 00016। इसी तरीके से और यदि लिखना हो तो 0.21 0021 00021 0000021। इस तरीके से हमारे पास आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया कि जब कभी भी किसी भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। जब किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है तो रिजल्टेंट में हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। यही बोला गया फर्स्ट पॉइंट में हमसे, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर्स, है ना। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कंसीडर किया। सपोज हमने a बराबर मान लिया 2/3 और b बराबर √3, यानी कि a जो है वो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर, और b जो है वो क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने दो ऑपरेशन ऑपरेट करी, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन। दोनों बार ही करने पर हमें क्या मिला, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तब भी हमें क्या मिला, एक इरेशनल नंबर्स, और इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तब भी हमें क्या मिला, एक इरेशनल नंबर्स। इसी तरीके से जब किसी भी एक एडिशन एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन ऑपरेट किया जाए हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए, है ना, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए उनके बीच में। और जब कभी भी उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म किया जाए तब भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसके लिए भी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसीडर किए, a बराबर 2/5 और b बराबर √3। जब मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तब भी हमें एक इरेशनल नंबर मिला, और जब इनका डिवीजन किया तब भी हमें एक इरेशनल नंबर मिला। इन शॉर्ट अपने दिमाग में बिठाने वाली चीज़ें क्या हैं, इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, है ना। जब कभी भी किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में चारों में से कोई भी ऑपरेशन फॉलो किया जाए, चाहे फिर वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, हमें हमेशा रिजल्टेंट में एक इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। गॉट इट। बढ़ते हैं आगे।
चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब कभी भी किसी भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, आइदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तब उस कंडीशन में ये फिक्स नहीं है कि हमें रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर मिलेगा, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। आइदर इट इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक बार फिर से जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म किया जाए, तो हमें रैशनल नंबर्स भी रिजल्टेंट में मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी रिजल्टेंट में मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि रैशनल नंबर ही मिलेगा या इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने दो अलग अलग एग्जाम्पल भी कंसीडर किए और दोनों ही कंडीशन में एक बार हमें क्या मिला, रैशनल नंबर, और एक बार क्या मिला, इरेशनल नंबर। देखते हैं कैसे। एक बार हमने यहाँ पर एक इरेशनल नंबर a बराबर कंसीडर कर लिया 1 + √2 और b बराबर कंसीडर कर लिया 1 - √2, और जैसे इन दोनों को ऐड करा 1 + a + b को, तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिला 2, जो कि एक क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक बार हमने कंसीडर कर लिया √2 + 1, ये एक इरेशनल नंबर है, और b बराबर √2 - 1, इट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर्स। when we perform addition between a and b, we get resultant 2 √2 and it is an irrational numbers। ठीक है, तो क्लियर है कि irrational numbers के केस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्टेंट में रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इस टाइप्स के नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़रा बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ली और इसका नामकरण कर दिया ए बी। ये थी मेरे पास पहली स्टेप। मुझे क्या करना है, √3.5 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ए को सेंटर माने और अपने राउंडर पर 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पर कट कर लें। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करें, बी को सेंटर माने और सी तक यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ कट कर लें और इसको नाम दे दें सी। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, ए बी एक अननोन यूनिट की मैंने एक लाइन खींची, देन ए बी कंसीडर किया 3.5 और बी सी माना मैंने 1 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाला हूँ। इन शॉर्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए और सी का मिड पॉइंट सर्च करने वाला हूँ मैं। तो इसको सर्च करने के लिए मैंने क्या करा, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा। और वो कैसे करते थे, ए को सेंटर माना, हाफ से ज्यादा रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ की तरफ और एक आर्क यहाँ की तरफ। देन सेम प्रोसेस सी से हाफ से ज्यादा रेडियस लेकर, यानी कि उसी रेडियस को बिना चेंज किए हुए, एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली एक मिड पॉइंट मिलेगा, किसका, ए और सी का। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को आप नाम दे दें ओ, और ओ से लेकर ए तक रेडियस लेकर इसको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये जो सेमी सर्कल है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, कहां पर, बी से। ठीक है, जो इस सेमी सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, सपोज मान लीजिए कि डी पॉइंट पर। ठीक, अब ये जो बी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारे पास, √3.5। देन इसको रोटेट करके आप कहां पर लेकर आ जाएं, इसको सेंटर मानकर यहाँ तक रेडियस लेकर इसको रोटेट कर कर कहाँ ले आए आप, नंबर लाइन पर, और इस पॉइंट को नाम दे दें ई।
ठीक है, तो बी से लेकर ई तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होने वाली है हमारे पास, √3.5। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमें क्या सीखना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ्स का बेसिक सा रूल है कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में रूट में कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ी जाती है। ठीक है, और ऐसी कभी सिचुएशन आपको मिल भी जाए तब उस सिचुएशन में हमें करना पड़ता है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कब करना पड़ता है ये तो हमने जान लिया, और कैसे करते हैं इसको जरा और देख लीजिए। कि जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर दे दिया गया √3 माइनस √5, इसका मुझे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। तो मुझे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाए बिना यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि √3/3+5 प्लस √3+5। इसी सेम वैल्यू का मैंने साइन चेंज करके, यहाँ पर नेगेटिव था तो दोनों तरफ पॉजिटिव करके एक बार ऊपर मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 5 × √3 प्लस √5, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये क्या है हमारे पास a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बन जाएगा a² माइनस b² का। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, बाय द आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। चलिए इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 5 √3 माइनस 5 √5, और यहाँ पर बचने वाला है 3 माइनस 5, ये प्लस था सॉरी। ठीक है, तो सॉल्व होकर कितना बचेगा ये 5 √3 प्लस 5 √5 अपॉन -2, माइनस को ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 √3 प्लस 5 √5 अपॉन 2। हियर इज द आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर क्लियरली हमें √2 की वैल्यू दे दी गई, दैट इज √2 इज इक्वल्स टू 1.4142। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर √2 - 1 और यहाँ पर √2 + 1, इसका भी रैशनलाइजेशन कर लें हम। ठीक है, ऐसी करते थे रैशनलाइजेशन, रूट के अंदर हमने इसका भी रैशनलाइजेशन कर दिया। तो √2 - 1 इंटू √2 - 1 क्या होने वाला है, √2 - 1 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बनने वाला है √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी रूट के अंदर होल स्क्वायर होता है तो वहां से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये बचने वाला है √2 - 1, √2 का स्क्वायर 2 - 1। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। √2 की वैल्यू हमें दी गई थी 1.4142, और यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास √1, है ना। ये यहाँ पर अभी भी √1 में ही था। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के कारण ऊपर का √1 कैंसिल हुआ था, नीचे तो एज इट इज ही रहेगा। और √1 की वैल्यू 1 ही होती है और डिनोमिनेटर में 1 रखने का कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर था हमारे पास -1, इसमें से जैसे -1 माइनस करें तो 0.4142 अपॉन 1, दैट मीन्स 0.4142 इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √2। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल क्यूब। देखते हैं कैसे, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। गिवन दैट हमें दिया क्या गया है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √2। तो 1/x बराबर कितना होने वाला है, 1/1 प्लस √2, यही होगा। इसका रैशनलाइजेशन कर लें हम तो 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2। क्या मिलने वाला है 1/x की वैल्यू, 1 माइनस √2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट
टू का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस रूट टू अपॉन 1 माइनस टू कितना बचने वाला, -1, और उस -1 को जैसे ही मैं ऊपर ट्रांसफर करूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1, यही होगा। 1 माइनस टू -1, और जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर प्लस, यानी कि रूट 2 माइनस 1। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 माइनस 1। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, वी हैव टू कैलकुलेट x माइनस 1/x का होल क्यूब, यानी कि x की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस रूट 2 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 का होल क्यूब, ये हमें कैलकुलेट करना था। तो 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1, इस पूरे का होल क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाना है। तो 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, हियर इज द आंसर। चलिए देखते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, इफ 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 is equivalent to a plus b root 7, in such a condition we have to find the value of a and b। चलिए देखते हैं जरा क्या होने वाला है यहाँ पर। According to question, a plus b root 7 is equivalent to 3 plus under root 7 over 3 minus root 7, then इसका भी रैशनलाइजेशन कर लें क्या हम, और देखते हैं क्या होने वाला है। इसका जैसे रैशनलाइजेशन हमने करा तो 3 प्लस रूट 7, और यहाँ पर भी 3 प्लस रूट 7, a प्लस बी रूट 7 इज इक्विवेलेंट टू, ये होने वाला है हमारे पास 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देन a प्लस बी रूट 7 इज इक्विवेलेंट टू 3 प्लस रूट 7, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 9 प्लस 7, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, यानी कि 2 3 6, 6 रूट 7 है ना, प्लस 6 रूट 7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7। अल्टीमेटली यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस बी रूट 7 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7, 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। a प्लस बी रूट 7, इसमें से 2 कॉमन निकालने तो यहाँ पर बचेगा 8 प्लस 3 रूट 7 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी रूट 7 इज इक्विवेलेंट टू 8 प्लस 3 रूट 7। जब इनको कंपेयर किया जाए दोनों तरफ, तब हम ये बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 8 एंड b की वैल्यू 3। Here is the answer। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इनको भी समझ लेना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। हालांकि ये बहुत छोटी क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं एक बार फटाफट इन्हें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर लॉस की अगर हम बात करेंगे, यदि अगर हमारे पास a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q हो, तब ऐसी कंडीशंस में पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी हमारे पास बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास पावर्स जो है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 प्लस 7, दैट मीन्स 3 टू द पावर 12, ठीक है। उसके बाद यदि अगर हम दूसरे लॉ की बात करें, तो दूसरे लॉ में हमसे क्या बोला गया कि यदि अगर हमारे पास a टू द पावर p एंड होल पावर क्या है q है, तब ऐसी कंडीशंस में हमारे पास एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 5 इंटू होल पावर क्या है हमारे पास 7,
तब ऐसी कंडीशंस में जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 टू द पावर 35। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास लॉ की तरफ हम बढ़े। जब यदि अगर हमारे पास a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर क्या हो, q हो, ऐसी कंडीशन में जब एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, बेस सेम हो और बीच में ऑपरेशन और डिवीजन का, तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो एक्सपोनेंट है डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 7 माइनस 5 दैट इज 3 टू का स्क्वायर, तो ये क्या बचने वाला है हमारे पास 9। ठीक, और बढ़ते हैं आगे हम। जब यहाँ पर हमारे पास a टू द पावर p इंटू b टू द पावर p हो, ऐसी कंडीशन में जब बेस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, तब ऐसी कंडीशन में हम ab की होल पावर को क्या लिख सकते हैं, p। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 की होल पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 की पावर 2 और 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट हमारे पास लॉ की तरफ, जब यदि अगर हमें पावर इनवर्स में दी गई हो यानी कि माइनस एक्सपोनेंट हो, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल a टू द पावर माइनस p था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर p। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर माइनस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। इसमें क्या बोला गया हमसे, यदि अगर a अपॉन b की होल पावर माइनस p है, तब ऐसी कंडीशन में बेस जो है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल a अपॉन b की जगह पर क्या हो जाएगा b अपॉन a, और ये जो पावर इनवर्स थी अब हम इसको पॉजिटिव लिखने लगेंगे, दैट इज b अपॉन a की होल पावर p। फॉर एग्जांपल 3 अपॉन 5 की पावर कितनी है -6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन 3 की पावर 6। ठीक है, लास्ट, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। a टू द पावर m बाय n है ना, तो हम जनरली ये जानते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे समझाऊं आप लोगों को, मेरे पास जगह कम है। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, जैसे अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1 बाय 2। ठीक है, तो इस m बाय n का मतलब क्या है, m इंटू 1 बाय n है ना, तो m बाय n यानी कि ये जो पावर है हमारे पास nth रूट है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम मेंशन नहीं करते हैं, क्या हालांकि अगर जब भी स्क्वायर रूट लगा हो तो यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, क्यूब रूट हो तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 3 होता है। इसीलिए यदि अगर ये nth रूट है तो हमारे पास हम यहाँ पर क्या लेते हैं बाहर n। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा n, और m जो है जो भी हमारे पास मल्टीपल होगा वो अंदर बेस के साथ एक्सपोनेंट में लिखा जाएगा। यदि अगर फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर 3 बाय 2 है, तो इसका मतलब क्या है 4 टू द पावर 3, और ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4। यदि अगर 4 की पावर 3 है तो इसका मतलब यही होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये रूट से बाहर आकर कितना बचेगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 गिव्स 8। हियर इज द आंसर्स। आई होप आप लोगों को ये सारे लॉज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं कुछ आगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमसे क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टू द पावर 1 बाय 2 एंड होल पावर 1 बाय 2। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसी कंडीशन में क्या मैं 16 को ऐसा लिख सकता हूं 2 टू द पावर 4, इसकी पावर 1 बाय 2 एंड होल पावर 1 बाय 2। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी कंडीशंस में जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बचने वाला है 2 टू द पावर 4 इंटू 1 बाय 2 होल पावर 1 बाय 2, तो ये बचेगा हमारे पास 2 टू द पावर, इसको यदि कैंसिल करूं तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 एंड होल पावर 1 बाय 2। इसके साथ भी जब मैं हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो ये भी कितना होने वाला है हमारे पास 2 इंटू 1 बाय 2। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 1 क्या होता है, हियर इज द आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है
सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, है ना। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको भी सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखते हैं जरा क्या होने वाला है यहाँ पर हमें दिया गया है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 81 इसकी पावर है -1/2, देन इसकी पावर है -1/4, देन होल पावर है हमारे पास 2। ठीक है, तो मैंने ऐसी कंडीशन में पहले ही आपको बताया था कि एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 81 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 और होल पावर कितनी है हमारे पास 2। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 81 की पावर -1/2 और -1/4 मिलकर कितना होने वाला है 1/8 इसकी पावर 2। ठीक है, इसे भी यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर होने वाला है 1/8 इंटू 2, इससे इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 4। इसका क्लियर मतलब ये है यहाँ पर 4th रूट है किसका 81 का, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर 4th रूट है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 को हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 81 लिख सकते हैं हम, यानी कि 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। और जब ये 4th रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इससे बाहर आकर क्या बचने वाला है 3। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो इसको इस तरीके से समझिएगा, जब यहाँ पर स्क्वायर रूट होता है तो 2 के पेयर बनने पर बाहर आता है, जब क्यूब रूट होता है तो 3 3 की पेयरिंग करनी पड़ती है, और जब 4th रूट है तो यहाँ पर कितने की पेयरिंग करनी पड़ेगी 4 की। इस तरीके से आंसर क्या होगा हमारे पास 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, एक और एक्सप्रेशन दे दिया गया है, उसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे देखते हैं जरा इसे भी बहुत ध्यान से। तो ऐसी सिचुएशन में जब 5/6 की पावर 1/5 और उसकी होल पावर -1/6 है, तब यहाँ पर क्या होने वाला है 5/6 एक्सपोनेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1/6। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा 5/6 की होल पावर -1/30। और हमने ये ऑलरेडी लॉ में पढ़ा हुआ है कि जब भी अगर पावर सब्ट्रैक्ट में हो तो ये जो फ्रैक्शन है ये कैसा हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 6/5। और अब ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिवली लिखी जाएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6/5 की पावर 1/30। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम एक और एक्सप्रेशन की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। तो जहाँ कहीं पर भी इस टाइप के एक्सप्रेशन है तो थोड़ा सा जरा अपना दिमाग यूज करिएगा। ठीक, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 81 को 3⁴ अपॉन 16 को 2⁴ और इसकी होल पावर कितनी है 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इसे भी जब मैं सॉल्व कर लूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसे मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, होल पावर कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 है तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ 2/5 की पावर 3। क्लियर, यहाँ पर सारे लॉज मैंने अप्लाई करे। देन उसके बाद क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 की होल पावर 4 और बाहर ऑलरेडी मेरे पास क्या था -3/4, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3/5 की होल पावर 2 और बाहर क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 3। क्लियर, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाना है, यहाँ पर बचना है हमारे पास 3/2 की पावर -3। ठीक है, यहाँ पर भी इससे ये कैंसिल हो जाना है
और यहाँ पर बचना है हमारे पास 3/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 3। ठीक है, चलिए ठीक। तो और आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर पावर -3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5 होल पावर हम क्या कर ले रहे हैं 3। ठीक है, तो इसको भी जब हम सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है हमें 2/3 की पावर 3। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/5 और ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट हो जाता है 5/2 होल पावर कितना है हमारे पास 3। और आगे बढ़ते हैं हम, तो ये यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 2/3 की पावर 3 इंटू यहाँ पर बचा 3/2 की पावर 3। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता था, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ बॉक्स में करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/3, जब एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 3/2 की होल पावर कितनी है 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा 1। ठीक है, जब सभी कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1 और 1 की पावर 3 क्या होगा 1। हियर इज द आंसर, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या होने वाला है इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, if 125 to the power x is equivalent to 25 over 5 to the power x, in such a condition we have to find the value of x। ऐसी कंडीशन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसे निकलेगी x की वैल्यू। जरा बहुत ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन यही लगा कर रखिएगा। ठीक है, क्या मैं इसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब है ना, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125। चलिए ठीक, क्या मैं इसे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन 5 टू द पावर x, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हो जाना है हमारे पास 5 टू द पावर 3x, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और यहाँ पर डिवाइड वाला लॉ अप्लाई करें, यानी कि a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q, तो जो एक्सपोनेंट होती थी वो क्या हो जाती थी सबट्रैक्ट हो जाती थी ऐसी कंडीशन में। चलिए ठीक, अब जरा बहुत ध्यान से समझिए, ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है ना, और यहाँ पर भी बेस 5 और यहाँ पर भी बेस 5। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से इनकी जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या होंगी इक्विवेलेंट होंगी। तो यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट, जब हम एक्सपोनेंट को इक्वेट करें तो क्या मिलेगा 3x बराबर 2 माइनस एक्स, इस x को इधर ट्रांसफर करें तो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2/4, तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है 1/2। ठीक है, हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला गया है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when 6/5 to the power x multiplied by 5/6 to the power x is equivalent to 125/216। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इन दोनों का बेस सेम करने के लिए, here is a little bit problem with question, I guess. Here is 2x, ठीक है, यहाँ पर क्या है इसकी जगह पर 2x है।
ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों बेस को सेम बनाने के लिए मुझे किसी ना किसी एक एक्सपोनेंट को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। कैसे, जरा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि अगर मैं इसको 6/5 को 5/6 कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, -x। ठीक है, ये लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा, 5/6 की पावर 2x, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। देन नेक्स्ट, क्या मैं इसको 125 को 5 का क्यूब और 216 को 6 का क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो ये क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि यहाँ पर 2x -x है ना, मैंने इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख लिया। -x + 2x होता तो मैंने 2x - x लिख लिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 5/6 की होल पावर 3। तो ऐसी सिचुएशन में 5/6 यहाँ पर कितना बचने वाला है, x, और यहाँ पर 5/6। अगेन when this fraction is equal then exponent is also equal. On equating exponent we get x is equals to 3. Here is the answer. चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, 6⁻² मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 6⁻7 ओवर क्यूब रूट ऑफ 6⁻6 है ना। ऐसी कंडीशन में हमें इसको सिंप्लीफाई कर कर बताना है कि इसका ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं हम। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यूब रूट ऑफ 6⁻2, ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 6⁻7। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो हमारे पास जब कभी भी ऐसा लिखा होता है a⁻1/2 तो हम इसे क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट। यदि अगर a⁻1/3 इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट, और यहाँ पर 2/3 था तो क्यूब रूट तो था ही, साथ में साथ 6 की पावर कितनी थी, 2। ठीक, अब अपॉन में क्या था हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 6⁻6। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंट सेम है। अब हम बेस को ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ओवरऑल 6⁻2 इंटू 6⁻7 ओवर क्यूब रूट ऑफ 6⁻6। और यदि अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ पर अब इस क्यूब रूट के अंदर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ओवर क्यूब रूट ऑफ 6⁻6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगेन यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 6⁻9 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6⁻6। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ओवरऑल 6⁻9 अपॉन 6⁻3। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर हम क्या कर लें, लॉ लगाएं डिवाइड वाला, तो ये हो जाएगा 6⁻9 - 3। तो ये देने वाला है हमें क्यूब रूट ऑफ 6⁻3। दैट मीन्स ये रूट से बाहर आकर क्या देने वाला है हमें, 6। हियर इज द आंसर। चलिए ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि ये कुछ कंडीशन हमें दी गई है, तब हमें ये शो कर कर बताना है। अब क्या बोला गया है इसमें, x⁻a - b होल पावर a + b, x⁻b - c होल पावर b + c, और x⁻c - a होल पावर c + a इज इक्विवेलेंट टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या होने वाला है। तो
ऐसी सिचुएशन में मैं सबसे पहले क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी b माइनस सी b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर c माइनस a और c प्लस ए। अब आपको यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है, मैंने कंसीडर किया था इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर मुझे क्लियरली एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है a माइनस बी ए प्लस बी, सेम यहाँ पर भी और सेम वहां पर भी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर बचने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द सेम मैनर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, here also c square minus a square। now अब यहाँ पर सब जगह बेस जो है वो सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। तो यहाँ पर कितना बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है x टू द पावर 0, एंड इट इज यूनिवर्सली ट्रूथ व्हेनेवर हैविंग एनी बेस एंड हैविंग पावर एक्सपोनेंट जो है वो 0 होगी, तब ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा क्या मिलता है 1। हमेशा ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में अगर पावर किसी की भी 0 हो तो रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा 1। हियर इज द राइट हैंड साइड, है ना। तो ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, यही हमें शो करना था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है मुझे। देखते हैं इसमें भी क्या होने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बड़ी टिपिकल सी वैल्यू हमें दे दी गई है और बोला गया है कि इसे एवेल्युएट कीजिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैथ्स में जो चीजें जितनी ज्यादा टफ दिखती हैं, जितनी ज्यादा जटिल दिखती हैं, सॉल्व करने पर वो उतनी ही ज्यादा आसान निकलती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 टू द पावर 40 प्लस 2 टू द पावर 39 प्लस 2 टू द पावर 38 ओवर 2 टू द पावर 41 प्लस 2 टू द पावर 40 माइनस 2 टू द पावर 39। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी पावर क्या दिखाई दे रही है 2 टू द पावर 38। तो पूरे में से हम क्या कॉमन लेने वाले हैं 2 टू द पावर 38। तो यहाँ पर अंदर क्या बचने वाला है, जब हमने इसमें से 2 टू द पावर 38 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 2 टू द पावर 2, यहाँ पर 2 टू द पावर 1 और यहाँ पर सिंपली 1। यहाँ पर सबसे छोटी पावर क्या दिखाई दे रही है 2 टू द पावर 39। यहाँ से भी 2 टू द पावर 39 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचने वाला है 2 टू द पावर 2, यहाँ पर 2 टू द पावर 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जब मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो बेस सेम पावर डिफरेंट और वैल्यू डिवाइड में है, तो ये पावर्स जो है वो क्या होने वाली है सब्ट्रैक्ट होने वाली है, यानी कि 2 टू द पावर 38 माइनस 39। और यहाँ पर क्या होने वाला है 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर 4 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5। यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, इस 2 टू द पावर माइनस 1 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/10 एंड हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे क्या बोला गया है, if 2 to the power x is equivalent to 3 to the power y is equivalent to 6 to the power z, then prove that 1 upon x plus 1 upon y minus 1 upon z is equivalent to 0 और z is equals to xy over x plus y। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये, और इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ये तीनों वैल्यू इक्विवेलेंट है यानी कि तीनों आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या कर लिया कि इन तीनों के इक्विवेलेंट एक कांस्टेंट ले लिया कि ठीक है 3 टू द पावर y
is equals to k and 6 to the power z is equals to k। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 is equivalent to k to the power 1 by x। जैसे मैंने x को इधर ट्रांसपोज किया तो ये इधर जाकर कितना हो जाएगा, 1 by x। 3 is equivalent to k to the power 1 by y and 6 is equivalent to k to the power 1 upon z। ठीक है, ये सब कैपिटल है, सॉरी x और ये 1 अपॉन y। ठीक, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला कि 6 इज इक्विवेलेंट टू k टू द पावर 1 बाय z। और 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 k टू द पावर 1 बाय z, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास 2 की वैल्यू कितनी है, k टू द पावर 1 बाय x और 3 की वैल्यू, ये कैपिटल मैं बार बार भूल जाता हूँ, और ये 1 अपॉन y। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू k टू द पावर 1 बाय z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर क्या होने वाला है, जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी है, यानी कि k टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्विवेलेंट टू k टू द पावर 1 अपॉन z। यार ये बार बार कंफ्यूजन होती है, ये कैपिटल है, ठीक, और ये 1 अपॉन z। अब जब बेस सेम है तो निश्चित रूप से जो, और ये इक्विवेलेंट भी है, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मैथ्स में एक्स स्मॉल बनाने की आदत पड़ गई है। इट इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन z। इसको भी यदि हम इधर ले तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0। तो पहली चीज तो हमारी ये प्रूफ हुई। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इसको वापस इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन जेड। और इसको जब हम एलसीएम ले लें तो क्या मिलने वाला है, एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन जेड। या फिर इसको जब हम रेसिप्रोकल कर दें तो z की वैल्यू क्या मिलने वाली है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए तो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है ना। और ये हम लोगों के लिए सबसे अच्छा पारितोषिक होता है ना। इससे इंस्पिरेशन मिलता है और ऐसा करने पर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।